हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था विद्युत क्षेत्र। हमने पहला जो लेक्चर था उसमें हमने आपको कुछ आवेश के बारे में बताया था। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम था विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र। और मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हम बात करेंगे आवेश की। किसकी बात करेंगे? आवेश की। तो मैंने इसमें आपको आवेश की खोज बताई थी। क्या बताई थी? आवेश की खोज। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। तो मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन लिखाया था, ध्यान दें। मैंने क्वेश्चन लिखाया था, सिद्ध कीजिए कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण एवं विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। और ये बताया था, इस क्वेश्चन को हम कराएंगे बाद में। तो आप इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ लें, एक पेज छोड़ लें, एक साइड का पेज छोड़ दें पूरा। इसको बाद में कराया जाएगा क्वेश्चन को। उससे पहले थोड़ा सा आप आगे चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो हमारे पास हम बात कर रहे थे, आवेश की बात कर रहे थे। कैसे, किसकी बात कर रहे थे? आवेश की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक आता है चार्जिंग, आवेशन। एक टॉपिक आता है आवेशन, चार्जिंग। हम बात करेंगे चार्जिंग। तो चार्जिंग क्या होता है, आवेशन क्या होता है, आवेशन की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, मैंने बताया कि थोड़ी सी परमाणु स्ट्रक्चर देखी जाए। तो देखो, परमाणु है, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होती है, कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। प्रकृति का सबसे छोटा जो कण है वो क्या है? परमाणु है। क्या है? परमाणु। और परमाणु के अंदर क्या है? नाभिक। और नाभिक में होते हैं न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक पे चार्ज होता है धनावेश। क्या होता है? धनावेश होता है। ठीक है, नाभिक पे कितना आवेश होता है? धनावेश के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन है विभिन्न कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की बात की जाए, कोई भी पदार्थ है उसमें परमाणु है, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की बात की जाए, तो देखो, यदि मैंने कहा कि ये कोई परमाणु है, इसमें नाभिक है, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। कैसा कण होता है? ऋणावेशित कण होता है। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। समझ में आएगी बात? ठीक है, बाद में बताएंगे इसको। कूलम मात्रक होता है आवेश का। ठीक है, प्रोटॉन है, धनावेशित कण है, और इस पे आवेश होता है, ये माइनस होती है इसकी प्रवृत्ति, प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आएगी बात? और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0। क्या होता है? 0। ठीक है, तो परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं नाभिक के अंदर। और जो कक्षाएं होती हैं नाभिक के चारों ओर, उनमें इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यदि किसी परमाणु की बात की जाए तो मान लिया कि परमाणु में 5 प्रोटॉन हैं। कितने प्रोटॉन हैं? 5। और उसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऐसा कोई पदार्थ है, उसमें प्रोटॉन की संख्या, मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, ये कोई पदार्थ है, इसमें प्रोटॉन की संख्या, मान लिया मैं बात करूं, ये कोई पदार्थ है, इसमें 5 प्रोटॉन है। क्या है? 5। और 5 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। 5 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। तो ऐसा जो परमाणु है, ऐसा जो पदार्थ है, वो कहलाता है उदासीन। क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन। समझ में आई बात? ठीक है, जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? पदार्थ उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। समझ में नहीं बात? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आवेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? आवेशन। आवेशन होता क्या है? आवेशन होता है किसी अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना। किसी अनावेशित या उदासीन वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना क्या कहलाता है? आवेशन कहलाता है। चार्जिंग कहलाता है। चार्जिंग कहलाता है। समझ में आई बात? मेरी बात में ध्यान दें
मैं क्या कह रहा हूं कि आवेशन होता क्या है, आवेशन किसे कहते हैं, किसी भी अनावेशित या उदासीन वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है, चार्जिंग कहलाता है। ठीक है, तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो उस कंडीशन में बेटाओ वो पदार्थ कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन। यदि मैं बात करूं कि इसको आवेशित करना, क्या करना है, आवेशित करना है। ठीक है, तो इसको आवेशित करने के दो तरीके हैं। ठीक है, इसको आवेशित करने के दो तरीके। पहले बात समझेंगे, यदि कोई परमाणु है, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है, तो उस पे आ जाता है धनावेश। क्या जाता है, धनावेश। यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कौन सा चार्ज आता है, धनावेश आता है। कौन सा आता है, धनावेश। और यदि कोई परमाणु है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर चार्ज आता है ऋणावेश। क्या जाता है, ऋणावेश। तो दोनों बात याद रखेंगे आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो क्या आएगा, धनावेश। क्या आएगा, धनावेश। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां क्या आएगा, धनावेश। क्या आएगा, धनावेश। और जहां इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी वहां क्या आएगा, ऋणावेश। क्या आएगा, ऋणावेश। समझ में आई बात। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो द्रव्यमान में वृद्धि होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो जहां जाता है वहां उसके उस परमाणु के, उस पदार्थ के द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये उदासीन है। अब इसको यदि मैं चार्ज करना चाहूं, इसको आवेशित करना चाहूं, तो इसके आवेशित करने के दो प्रकार हैं। या तो हम प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन करें, ठीक है, या तो हम किसकी संख्या में, प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन करें, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या करें, परिवर्तन करें। समझ में आई बात। ठीक है, यदि मैं यहाँ से देखो, दो चीज है, एक तो हुआ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। एक तो हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और एक चीज है प्रोटॉन। क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, दोनों की बात करें तो दोनों द्वारा आवेशित कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रोटॉन की संख्या में हम परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है। कहाँ होता है, नाभिक के अंदर होता है। ध्यान दे भैया, हम किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन दे सकते हैं या प्रोटॉन ले सकते हैं। समझ में आई बात। अब प्रोटॉन ले सकते हैं या दे सकते हैं ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं। कहाँ होते हैं, नाभिक में। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, नाभिकीय आकर्षण बल। कौन सा बल, नाभिकीय आकर्षण बल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य में जो बल कार्य करता है वो कौन सा होता है, नाभिकीय आकर्षण, न्यूक्लियर फोर्स कार्य करता है। ठीक है, और इस नाभिकीय आकर्षण बल के द्वारा ये प्रोटॉन बंधे हुए होते हैं, किनसे, न्यूट्रॉन से। किससे बंधे होते हैं, न्यूट्रॉन से। इसलिए प्रोटॉन को तो, प्रोटॉन की संख्या में तो परिवर्तन किया नहीं जा सकता, प्रोटॉन को नाभिक से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब किसकी संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की। किसकी संख्या में, इलेक्ट्रॉन की। समझ में आई बात। किसकी संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। समझ में आई बात। ठीक है, और अब इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में होते हैं और जैसे जैसे कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाती है, समझ में बात, जैसे जैसे नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाती है तो नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम होता जाता है। किसका मान कम होता जाता है, नाभिकीय आकर्षण बल, न्यूक्लियर फोर्स का मान कम होता जाता है, न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होता है। और बाह्यतम जो कक्षा है उस पर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय आकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है। इसलिए उन्हें जो बाहर के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आई बात। ठीक है, यदि हम इलेक्ट्रॉन, हम क्या करें, ऊर्जा दें तो कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, बाह्यतम कोश के। किसके आते हैं, बाह्यतम कोश के। तो प्रोटॉन के द्वारा प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि नहीं कर सकते, ना ही प्रोटॉन की संख्या में कमी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन किसके अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है,
नाभिक के अंदर होता है। समझ में आएगी बात? प्रोटॉन किसके अंदर होता है? नाभिक के। और प्रोटॉन पर कौन सा बल कार्य करता है? नाभिकीय आकर्षण बल। कौन सा बल कार्य करता है? नाभिकीय आकर्षण बल। इसलिए नाभिक से प्रोटॉन को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन चारों कक्षाओं में चारों चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और जो कक्षा नाभिक से दूर होती है, जो कक्षा नाभिक से दूर होती है, उस पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता है। उस पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता है। समझ में आएगी बात? ठीक है। नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को परिवर्तित करके हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। यदि मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। और यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन से बाहर निकाल दूं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ऋणावेशित हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? ये धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनावेशित। समझ में आएगी बात? ठीक है। तो परमाणु है, परमाणु में क्या होते हैं? परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं जो नाभिकीय आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए थे। जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बराबर होगी तो उस कंडीशन में वो परमाणु कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। समझ में आएगी बात? ठीक है। लेकिन यदि हम क्या करें? इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन कर दें, प्रोटॉन की में तो कर ही नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या में हम परिवर्तन कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? परमाणु आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। समझ में आएगी बात? क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आवेशन। समझ में आई होगी सबके? ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना, किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना क्या कहलाता है? आवेशन। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आवेशन। तो फटाफट आप जल्दी हेडिंग डालें आवेशन, जल्दी हेडिंग डालें आवेशन और आवेशन में लिखें आवेशन में लिखें फटाफट। किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना आवेशन कहलाता है। किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना आवेशन कहलाता है। किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना आवेशन कहलाता है। आवेश उत्पन्न करना आवेशन कहलाता है। ठीक है। जब किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, जब किसी परमाणु में प्रोटॉन, इसी में लिखना है, जब किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है तो उस स्थिति में परमाणु उदासीन होता है। जब किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है तो उस स्थिति में परमाणु उदासीन होता है। उस स्थिति में परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है। ठीक है। अब बात करते हैं आवेशन किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम आवेशित कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। हम बात करेंगे आवेशन की विधियों। किसकी बात करेंगे? आवेशन की विधियां। किसी भी वस्तु को हम किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनसे हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। तो किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? 3। फर्स्ट होती है घर्षण द्वारा आवेशन। कौन सी होती है? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। इसे कहते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। समझ में आई बात?
किसी भी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। पहली कौन सी है? घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। दूसरी जो विधि है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। दूसरी जो विधि होती है वो होती है चालन द्वारा आवेशन। क्या कहते हैं? चार्जिंग वाई कंडक्शन, चार्जिंग वाई कंडक्शन। समझ में आई बात? जो तीसरी विधि होती है आवेशित करने की, तीसरी जो विधि है, थर्ड जो विधि है वो है आपकी प्रेरण द्वारा आवेशन। कौन सी है? प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग वाई इंडक्शन, चार्जिंग वाई इंडक्शन। समझ में आई बात? ठीक है। तो जो मेथड ऑफ चार्जिंग है वो 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। समझ में आई बात? ठीक है। तो तीनों विधि आप उतारे फटाफट जल्दी, नीचे ये बना ले पूरा आवेशन की विधियां और तीनों उतारे फटाफट जल्दी। हाँ, आपने उतार ली। एक एक विधि की हम बात करेंगे, एक एक विधि की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। किसकी बात करते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, पहली आप हेडिंग डालेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। पहली आप हेडिंग डालेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। फर्स्ट जो विधि है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। समझ में आई बात? पहली जो विधि है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। इसकी यदि हम बात करें तो देखो क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को, ठीक है, मान लिया ये दो वस्तु हैं, ठीक है, ये ऊन हुआ, रेशम हुआ, या ऊनी कपड़ा हुआ, ये कोई कांच की छड़ हुई। जब हम दो वस्तुओं को, अब ऐसा सभी वस्तुओं में नहीं होता है, कुछ विशेष वस्तुओं में ही ये गुण पाया जाता है। जैसे कि मैंने ये कांच की छड़ ली और ये ऊनी कपड़ा लिया, इन दोनों को जब रगड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ऊनी कपड़े पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ऊनी कपड़े पर चले जाते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां धनावेश आ जाता है। क्या जाता है? धनावेश आ जाता है। और जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पहुंचते हैं, वहां क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? जब कुछ विशेष वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। उनके मध्य में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो धनावेशित हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। समझ में आई बात? ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बात की, ये आपके पास है, ठीक है, ये कोई आपके पास है किसकी? कांच की छड़। किसकी छड़ है? कांच की छड़। और ये मैंने कपड़ा ले लिया, ये है ऊनी कपड़ा। क्या है? ऊनी कपड़ा। दोनों डायग्राम में बना हुआ यहाँ। तो देखो ये तो हुआ आपके पास ऊनी कपड़ा। क्या हुआ? ऊनी रेशेदार कपड़ा, रेशेदार कपड़ा, रेशेदार कपड़ा, ठीक है। और ये हुई भैया कांच की छड़। क्या हुई? कांच की छड़, ठीक है। ये हुई आपके पास कांच की छड़। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, जब इन दोनों को घर्षण किया, क्या किया मैंने? घर्षण कराया गया। क्या कराया गया? घर्षण। तो क्या होता है
कि ये जो कांच की छड़ है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी किसको, ऊनी या रेशेदार कपड़े, किसको दे देगी, ऊनी या रेशेदार कपड़े को। जहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे जहां से वहां आ जाएगा धनावेश, क्या आ जाएगा, धनावेश। तो कांच की छड़ कैसी हो जाती है, धनावेशित, और जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, क्या आ जाता है, ऋणावेश। जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो मैंने कांच की छड़ को रेशेदार कपड़े से रगड़ा, किससे रगड़ा, कांच की छड़ को रेशेदार कपड़े से रगड़ा। तो कांच की छड़ कैसी हो जाती है, कांच की छड़ हो जाती है धनावेशित, और रेशेदार कपड़ा कैसा हो जाता है, रेशेदार कपड़ा हो जाता है ऋणावेशित, कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं एवोनाइट की छड़, मैंने यहाँ ली एक एवोनाइट की छड़, किसकी ली, एवोनाइट, मैंने यहाँ पर ली एवोनाइट की छड़, तो मैंने ये ली भैया एवोनाइट, इसकी छड़ ली, एवोनाइट एक पदार्थ है, तो ये ली मैंने एवोनाइट की छड़। मैंने आपको बताया था एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है एवोनाइट, क्या होता है, एक पदार्थ होता है। और यहाँ मैंने ली बिल्ली की खाल, क्या ली मैंने, बिल्ली की खाल, तो ये हुई भैया बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल में रेशेदार होती है, बिल्ली की खाल कैसे होती है, रेशेदार होती है। प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग गुण पाए जाते हैं, समझ में नहीं बात, ऐसा नहीं कि रेशेदार पदार्थ होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ही या ग्रहण करेगा ही, ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है। तो ये प्रयोग बताया कि जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, ठीक है, एवोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल को कहते हैं फर, क्या कहते हैं इसे, फर कहते हैं, क्या कहते हैं, फर कहते हैं। जब इन दोनों को रगड़ा गया तो क्या पाया गया कि एवोनाइट की छड़ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कहां से, बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, एवोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं, कहां जाते हैं, एवोनाइट की छड़ पर। और एवोनाइट की छड़ जाती है ऋणावेशित, कैसी जाती है, ऋणावेशित, और बिल्ली की खाल कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। समझ में आई बात। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको रगड़ने पर उनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। समझ में आई बात। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। समझ में आई बात। तो देखो मैं बहुत सारे एक टेबल बना देता हूँ, देखो यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं धनावेश, यहाँ लिख देता हूँ धनावेश आएगा, धनावेश, ठीक है। ये तो मैंने इसके लिए बताया पॉजिटिव चार्ज ली होगी ये, और यहाँ आ जाएगा ऋणावेश, क्या आ जाएगा, ऋणावेश। जब हम घर्षण कराएंगे, क्या कराएंगे, घर्षण कराएंगे, ये नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। तो मैंने ली कांच की छड़, पहले ली मैंने कांच की छड़, समझ में आई बात। कांच की छड़ को रगड़ा जाता है, किससे रगड़ा जाता है, ऊनी कपड़े से, किससे रगड़ा जाता है, रेशमी कपड़े से, किससे रगड़ा जाता है, रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है। तो यहाँ लिया मैंने रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़ा, समझ में आई बात, ठीक है। रेशेदार कपड़ा या रेशमी कपड़े से रगड़ा गया, तो ये कैसी हो गई, धनावेशित, ये कैसी हो गई, ऋणावेशित। समझ में आई बात, ठीक है। अब बिल्ली की खाल, ठीक है, बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल कैसी जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो बिल्ली की खाल को किससे रगड़े, बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल, इसे क्या कहते हैं, फर कहते हैं, क्या कहते हैं, फर। इसे रगड़ा जाए, किससे रगड़ा जाए इसे, ठीक है, एवोनाइट से, किससे, एवोनाइट की छड़ से, एवोनाइट, या फिर एवोनाइट से ना रगड़े, ठीक है, तो प्लास्टिक की छड़ से रगड़ सकते हैं, या तो एवोनाइट की छड़ से रगड़ो या फिर प्लास्टिक की छड़ से, किससे, प्लास्टिक छड़, इनसे रगड़ा जाए तो इन पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। समझ में नहीं बात। अब ऊनी कपड़ा है, ऊनी कपड़े को, ठीक है,
ऊनी कपड़ा है, ऊनी कपड़ा, ठीक है, ऊनी कपड़ा है, इसे रगड़ा जाए, इससे एम्बर से, किससे रगड़ा जाए, एम्बर से। तो एम्बर इलेक्ट्रॉन एम्बर ग्रहण कर लेता है, ऋणावेश आ जाता है, क्या जाता है, ऋणावेश आ जाता है। एम्बर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, या इन ऊनी कपड़े को एम्बर से रगड़ा जाए, ठीक है, या रबर से रगड़ा जाए, रबर से रगड़ा जाए, ठीक है, या फिर किससे रगड़ा जाए, ठीक है, एवोनाइट से, किससे, एवोनाइट से रगड़ा जाए। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ऋणावेश से, और ऊनी कपड़ा क्या हो जाएगा, धनावेश, क्या हो जाएगा, धनावेश। समझ में आएगी बात। तो आपको घर्षण द्वारा आवेशन की जो ये विधि है ये समझ में आई होगी, समझ में आनी बात। तो घर्षण द्वारा जो आवेशन की विधि है वो आपको समझ में आई होगी। इसमें क्या किया जाता है कि जब दो विशेष वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उन दोनों के मध्य में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो धनावेश हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेश हो जाती है। जैसे कांच की छड़ को रेशेदार या रेशम, या कह सकते हैं रेशेदार या रेशम, रेशमी, ठीक है, क्या कह सकते हैं, रेशमी, क्या कह सकते हैं, रेशमी कपड़े से रगड़ा जाए तो भैया कांच की छड़ अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगी, ये दे देगी, किसको, रेशमी कपड़े को। किसको देगी, रेशमी कपड़े को। जहां से इलेक्ट्रॉन गए वहां क्या आएगा, धनावेश, और जहां इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई वहां क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। इसी प्रकार जब एवोनाइट की छड़ को, किसको, एवोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा जाए, बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए, किससे रगड़ा जाए, बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए, तो क्या होता है, बिल्ली की खाल रगड़ने पर अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगी, ये दे देगी एवोनाइट की छड़ को। तो एवोनाइट की छड़ पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश, और बिल्ली की खाल पे क्या आ जाएगा, धनावेश, ठीक है। इसी प्रकार मैंने यहाँ एक सारणी बनाई है आपको, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ धनावेश, रेशम का कपड़ा धनावेश, और बिल्ली की खाल है उसको आप एवोनाइट की छड़ से रगड़ो या प्लास्टिक की छड़ से रगड़ो, दोनों पे क्या आएगा, दोनों छड़ों पर ऋणावेश, और इस पे क्या आ जाएगा, धनावेश। इसी प्रकार ऊनी कपड़े को एम्बर से रगड़ो या रबर से रगड़ो या एवोनाइट से रगड़ो, समझ बात, ठीक है। तो ये जो विधि है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है, ये क्या कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है, समझ में आई बात, ठीक है। अगर हम क्या करें, एक आपको बात बताता हूँ, आपने कोई छड़ है, कोई छड़ तांबे की छड़ पकड़ रखी है और तांबे की छड़ को आवेशित कर रहे हैं, तो वो आवेशित नहीं होगी, क्योंकि संपूर्ण आवेश कहाँ चला जाता है, हमारे शरीर से होकर कहाँ चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, पृथ्वी के। और यदि आपने क्या किया कि किसी आवेशित छड़ को हम प्लास्टिक से पकड़ रहे हैं, किससे पकड़ रहे हैं, प्लास्टिक के हत्थे से पकड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आवेशित। समझ में आई नहीं बात, ठीक है। तो आप फटाफट लिखेंगे इसमें जल्दी डालेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। देखो, जब दो विशेष वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, जब दो विशेष वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो उन दोनों वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, उन दोनों वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो धनावेशित हो जाती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। जैसे 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 कर लिखेंगे नीचे पैराग्राफ लिखेंगे, जैसे कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशमी कपड़े पर चले जाते हैं, कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन
रेशमी कपड़े पर चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। जिससे कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, तथा रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार हो जाता है। अच्छा, यहां तक आपको लिख लिया आपने, हो जाता है। इस चित्र को बनाओ फटाफट जल्दी, इस डायग्राम बनाओ, केवल ये डायग्राम बनाएंगे, फटाफट जल्दी बनाएंगे। कांच की छड़ के बारे में लिखाया तो कांच की छड़ वाला डायग्राम बनाएंगे आप, इलेक्ट्रॉन डायग्राम फटाफट बनाओ जल्दी। हाँ, पीछे देखेंगे, ये बना लिया होगा आपने डायग्राम, ये डायग्राम बना लें आप फटाफट। तो नीचे लिखेंगे आप, इसी प्रकार एमोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल कोष्ठक में फर, इसी प्रकार एमोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, इसी प्रकार एमोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एमोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं। बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एमोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं, जिससे एमोनाइट की छड़ ऋणावेशित तथा बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। जिससे एमोनाइट की छड़ ऋणावेशित तथा बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। ये डायग्राम बनाएंगे, एमोनाइट की छड़ को रगड़ा किससे, बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल का नाम क्या है, फर, ठीक है। बिल्ली की खाल का नाम क्या है, फर देंगे, क्या देंगे, फर। तो इन दोनों को जब रगड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, ऋणावेश, इसमें क्या आएगा, धनावेश, ठीक है। तो बात कर लेंगे। तो मैंने एक साड़ी बनाई आपके सामने, कांच की छड़ को इससे रगड़ा, बिल्ली की खाल को इससे रगड़ा, उन्हीं कपड़े को एंगर से रगड़ा, ठीक है। तो यहाँ मैंने वो लिखे हैं जिन पे ऋणावेश आएगा, और यहाँ मैंने वो लिखे हैं जिन पर क्या आएगा, धनावेश। तो आप इसके बाद में ये साइड बनाए फटाफट। यहाँ लिखे धनावेश वाला पोर्शन, यहाँ लिखेंगे ऋणावेश वाला पोर्शन। समझ में नहीं बात, ठीक है। फिर अगली विधि बढ़ते हैं, फटाफट इसको चित्र बनाओ और सारणी को उतारो कंप्लीट। हाँ, तो आपने ये बनाया होगा ये, ठीक है, बना लिया हमने। इसके बाद में आप ये सारणी बना लेंगे। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। दूसरी जो विधि है, चालन द्वारा आवेशन। दूसरी विधि की बात करें तो जो दूसरी विधि है, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा, ठीक है। तो चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? पहली बात आप थोड़ा सा इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। यदि कोई चालक है, कैसा है, चालक, ठीक है। यदि कोई चालक है और उसको आपने दिया धनावेश, क्या दिया, धनावेश, और एक है आपका कुचालक, इसको भी आपने दिया धनावेश। समझ में नहीं बात? तो मैंने कही कि चालन जो विधि है उससे पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। मैंने बताई कि कोई चालक है, ये कोई कुचालक है। चालक को मैंने दिया धनावेश और कुचालक को भी दिया धनावेश। तो जब चालक को आवेश दिया जाता है, चाहे धनावेश दो चाहे ऋणावेश दो, तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, एक समान रूप से। कहाँ फैल जाता है? पृष्ठ पर। कहाँ फैल जाता है? पृष्ठ पर। ध्यान दे बेटाओ, जब किसी चालक को धनावेश दो या ऋणावेश दो, मैंने यहाँ धनावेश दिया, तो संपूर्ण आवेश कहाँ फैल जाएगा? उसके पृष्ठ पर फैल जाएगा।
जबकि कुचालक में, पूरे कुचालक में फैल जाता है एक समान उसके आयतन, इसमें उसके आयतन, समझ में नहीं बात, इसके पृष्ठ पर आ जाता है और कुचालक विद्युतरोधी वस्तु में उसके आयतन में फैल जाता है, इसमें फैल जाता है आयतन में, समझ में। ऐसा क्यों होता है? जब विभवांतर वाला पार्ट पढ़ा, अगला जो चैप्टर पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे हम कुछ चैप्टर जो गाउस के नियम है उन्हें पढ़ाएंगे, तो उनमें मैं आपको इसको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी आप थोड़ा सस्पेंस में रहें, ठीक है सर, ये आप थोड़ा सस्पेंस में रहें, बाद में हम आपको इसके बारे में बताएंगे अगले चैप्टर में। केवल आप 2 पॉइंट याद रखेंगे, यदि किसी चालक को आवेश दिया जा रहा है तो संपूर्ण आवेश कहाँ फैल जाएगा? उसके पृष्ठ पर। कहाँ फैल जाएगा? उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। कहाँ फैल जाता है? उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, तो संपूर्ण आवेश कहाँ फैल जाएगा? उसके पृष्ठ पर। और जब कुचालक को देंगे तो उसके आयतन में फैल जाएगा। कहाँ फैल जाएगा? उसके आयतन। ठीक है, अब चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? जब किसी अनावेशित चालक को, ध्यान रखना, जब किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक के संपर्क, पहली बात ये जो विधि है चालकों के लिए, चालकों में आवेश उत्पन्न करना, इसमें चालकों के लिए, ठीक है, पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? ये जो इसमें जो आवेश का पुनर्वितरण होता है ये विभव के कारण होता है। किसी कारण होता है? विभव के कारण होता है। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने कही थी एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ये उच्च विभव पर है, उच्च विभव पर है, और ये निम्न विभव पर है, निम्न विभव। जब इन दोनों को स्पर्श कराया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उच्च विभव से। ये ऋणावेशित है, कैसी है? ये उच्च विभव पर है, ठीक है, तो यहाँ से उच्च विभव से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? निम्न विभव पर। तो विभव के कारण असमान दो वस्तुओं में, असमान दो चालक वस्तुओं में असमान विभव के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, दो असमान वस्तुओं, दो असमान विभव वाली चालक वस्तुओं के मध्य, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट मैंने इसमें आपको बताए। ये जो विधि है किसके लिए? केवल और केवल चालक। किसके लिए है? चालक। किसके कारण होती है? विभव के कारण। किसके कारण आवेश उत्पन्न होता है? विभव के कारण। तो देखो, तो इसमें क्या होता है कि जब किसी अनावेशित चालक को, ठीक है, तो ये कोई अनावेशित चालक बोला और ये स्टैंड पर रख दिया, समझ में आई बात, और ये कोई आवेशित चालक बोला, साफ बना देते हैं थोड़ा सा। जब किसी अनावेशित चालक को, पहले परिभाषा सुनो इसकी, जब किसी अनावेशित मतलब उदासीन, जब किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है या स्पर्श कराया जाता है, उसे घर्षण नहीं, स्पर्श कराया जाता है, ये अनावेशित चालक, ये आवेशित चालक, इनको स्पर्श कराते हैं तो अनावेशित चालक पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, या उन दोनों के मध्य आवेश का क्या हो जाता है? पुनर्वितरण हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बात बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बात बताई कि ये आपके पास एक गोला है, कैसे स्टैंड पे रखा हुआ है? तो चालक स्टैंड पर रखा हुआ है, ठीक है। एक ये गोला है, ये भी कैसे स्टैंड पर रखा हुआ है? तो चालक स्टैंड पे रखा हुआ है। समझ में आई बात? ठीक है बेटा, ये धनावेशित है। कैसा है? धनावेशित, ठीक है। तो ये हुआ धनावेशित, ये हुआ धनावेशित, ठीक है। और ये है अनावेशित। अनावेशित समझ रहे? उदासीन, अनावेशित, ठीक है। तो इन दोनों को स्पर्श कराया, तो मैंने इन दोनों को करा दिया यहाँ स्पर्श। क्या करा दिया? स्पर्श करा दिया। तो आप ऐसे करके बना लेंगे,
इन दोनों को मैंने यहाँ क्या करा दिया, स्पर्श करा दिया। तो इसको मैंने इससे क्या करा दिया, स्पर्श करा दिया। ठीक है, तो ये एक गोला था आपका, और इसको मैंने धनावेशित गोले से क्या करा दिया, स्पर्श करा दिया। ये स्पर्श करा दिया, इससे भी क्या करा दिया मैंने, इसको स्पर्श करा दिया, और यहां करा दिया संपर्क या फिर स्पर्श। अब स्पर्श करके जैसे ही इनको अलग करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही इनको अलग करेंगे तो क्या होगा भैया, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस पे अनावेशित गोले पर किसको हो जाएगा, अनावेशित गोले पर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब दोनों को अलग करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों आवेशित। तो ये भी कैसा हो जाएगा, समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो विधि है, ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये विधि कहलाती है, क्या कहलाती है, चालन द्वारा आवेश। क्या कहलाती है, चालन द्वारा आवेश। ठीक है, चालन द्वारा आवेशन। और ये क्या है आपका, कुचालक स्ट्रेन। ये क्या है, कुचालक स्ट्रेन। ये आपका हुआ भैया कुचालक स्ट्रेन। मैं लिखता हूं कुचालक स्ट्रेन। ठीक है, तो भैया इसमें लिखेंगे, फटाफट लिखो इसमें, हाँ फटाफट लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, हाँ लिखो, जब किसी अनावेशित चालक को, जब किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक से स्पर्श या संपर्क में लाया जाता है, जब किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित चालक के, जब किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क या स्पर्श में लाया जाता है, तो दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे किसी धनावेशित गोले को, जैसे किसी धनावेशित चालक गोले को, जैसे किसी धनावेशित चालक गोले को अनावेशित गोले से स्पर्श कराया जाता है, जैसे किसी धनावेशित गोले को अनावेशित गोले से स्पर्श कराया जाता है और स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाता है, स्पर्श कराया जाता है और स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाता है, तो दोनों चालक गोलों पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों चालक गोलों पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। चालन विधि में आवेश का पुनर्वितरण विभवांतर के कारण होता है। चालन विधि में आवेश का पुनर्वितरण विभवांतर के कारण होता है। चालन विधि में आवेश का पुनर्वितरण विभवांतर के कारण होता है। चालन विधि में आवेश का पुनर्वितरण विभवांतर के कारण होता है। धनावेश
और ये भी क्या हो गया, धनावेश। जल्दी बनाओ ये इनको तीनों, पहले ये डायग्राम बनाएंगे, फिर ऐसा चिन्ह लगाएंगे एरो का, फिर इसके साथ ये बना लेंगे, और जगह है तो ऐसा चिन्ह लगाएंगे, ये बना लेंगे। तीनों डायग्राम बनाओ फटाफट, जल्दी जल्दी बनाओ बेटाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो फटाफट। जल्दी तीनों डायग्राम बनाओ। हाँ ठीक है, आगे पढ़ाइए अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।